नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फैक्ट भाई, जो आज बात करेगा 99% तक बर्फ में ढके इस ऐसे कॉन्टिनेंट की, जहां अगर कोई बीमार हो गया ना तो उसे खुद ही अपना इलाज कुछ ऐसे करना पड़ता है। बिल्कुल सही, आज हम बात करेंगे अंटार्कटिका की, जहां ना जीवन बसता है ना बसने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अंटार्कटिका पर किसी भी इंसान का वास नहीं है, इसलिए ना यहाँ तक पॉल्यूशन पहुंचा है, ना ही ग्लोबल वार्मिंग, और इसीलिए यहाँ का साइंस एकदम प्योर और अनटच्ड माना जाता है, जिसे जानने के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स यहाँ खिंचे चले आते हैं। पर इन्हीं सफेद बर्फों के नीचे दबी थी एंथ्रैक्स की बीमारी, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई थी, और इस मौत से ये पता चल गया था कि यहाँ और भी कई जानलेवा बीमारियां परमाफ्रॉस्ट बनकर हमारा इंतजार कर रही हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि अंटार्कटिका में रिसर्च हमें हमारे अंत के नजदीक ले जा सकती है? वेल, इसका और आपके मन में उठ रहे ऐसे कई सवालों का जवाब मिलेगा आपको हमारी आज की लाइफ ऑफ अ साइंटिस्ट इन अंटार्कटिका की वीडियो में। नंबर 1, अंटार्कटिका में सर्वाइवल। चलिए आपके सवालों का जवाब देते हैं इस तस्वीर से, जिसे आपने वीडियो की शुरुआत में ही देखा था। और ये तस्वीर है अंटार्कटिका पर किसी कैंपेन के लिए गए एक डॉक्टर की। पर अंटार्कटिका में मौसम ने कुछ ऐसा रुख बदला था कि ना कोई बाहर से वहां जा सकता था और ना वहां से बाहर निकल सकता था, और दूर दूर तक मदद के तो बिल्कुल भी आसार नहीं थे, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट पर मौसम कभी भी करवट ले लेता है। इसलिए शेड्यूल के मुताबिक मार्च से लेकर नवंबर तक यहाँ हर तरह का ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि अंटार्कटिका पर बंदे की जान पर ही क्यों ना बनी हो, किसी भी हालत में वहाँ ना फ्लाइट्स जा सकती हैं, ना ही शिप। ऐसे में कैंपेन के लिए गए इस डॉक्टर के पास दर्द को सहते हुए अपना इलाज खुद से करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। बस इसीलिए डॉक्टर साहब ने जैसे तैसे कर अपने असिस्टेंट की मदद से खुद ही अपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया था। लेकिन अगर आपको ये सब एडवेंचरस और फनी लग रहा है और आपको अंटार्कटिका जाने की चुल मच रही है, तो मैं आपको बता दूं कि इस कॉन्टिनेंट पर पूरे साल एवरेज टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये इतना कम है कि इसके आगे आपको सियाचिन ग्लेशियर का टेम्परेचर भी ज्यादा लगने लगेगा। इसीलिए यहाँ किसी भी रीजन से जाने वाले हर बंदे को खुद को हाइड्रेट रखते हुए फैटी फूड्स खाने और पूरी तरह से खुद को कवर रखने के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। फिर भी आपको हालात समझने में अभी भी दिक्कत हो रही है, तो आसान शब्दों में ये समझ लीजिए कि वहाँ की ठंडी हवा आपकी स्किन तक को फ्रीज कर देती है। तभी तो यहाँ बुरे से बुरी सिचुएशन में सर्वाइव करने वाले रिसर्चर्स तक को ये हिदायत दी जाती है कि वो अपने रिसर्च के वक्त आइस ऑगर का इस्तेमाल कर सिर्फ उसी जगह पर रिसर्च करें जहाँ बर्फ 60 सेंटीमीटर से ज्यादा थिक हो, क्योंकि ध्यान रहे अंटार्कटिका में ओशन भी जम जाता है। नंबर 2, कैसे होता है अंटार्कटिका में साइंटिस्ट का गुजारा? पर अब जहां हर चीज बर्फ की है, वहां भला किसका बसेरा होगा? इसीलिए तो अंटार्कटिका पर ना पोलर बेयर्स मिलते हैं, ना ही इंसान, और तो और अंटार्कटिका में सिर्फ 0.06% जगह ही ऐसी है जहां बर्फ नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ आपको रिसर्च में जुटे साइंटिस्ट जरूर मिलेंगे, पर ये यहाँ जाते कैसे हैं? यही सोच रहे हैं ना आप? दरअसल अंटार्कटिका किसी एक कंट्री की टेरिटरी में नहीं आता, इसीलिए यहाँ जाने के लिए किसी वीजा या स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट ये कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम के तहत आता है, जो 1959 में 12 कंट्रीज के बीच साइन हुआ था। और इस ट्रीटी का बस एक ही मकसद था, अंटार्कटिका को साइंटिफिक चीजों के लिए प्रिजर्व करना। इसीलिए तो यहाँ किसी भी कंट्री को किसी भी टाइप की मिलिट्री एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं है। हाल ही में इस ट्रीटी को 54 कंट्रीज ने साइन किया है, लेकिन यहाँ जाना किसी खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि जब यहाँ 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है, तब वो जमीन से बर्फ को काट कर उड़ा देती है। अगर इतना काफी नहीं है, तो ये भी जान लो कि यहाँ साल में सिर्फ 20 दिन ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर जाता है, वरना ये मोस्टली माइनस में ही होता है। हालांकि यहाँ सफेद चादर के बीच ये रंग बिरंगे रिसर्च स्टेशन भी यहाँ चहल पहल रखते हैं, बट इंटरेस्टिंगली इन सभी स्टेशंस का मकसद रिसर्च के साथ ही अपनी टीम को बाहर की ठंड से बचाना भी होता है। इसीलिए ये स्टेशंस अंदर और बाहर दोनों जगह से एक दूसरे से काफी अलग अपनी टीम की जरूरत के हिसाब से बनाए गए होते हैं, और यहाँ के हर नेशनल स्टेशन में किचन, जिम, ऑफिस और क्लिनिक जैसी सुविधाएं होती हैं। इसके अलावा इन स्टेशंस में साइंटिस्ट के सोने के लिए बेस के अंदर थर्मोस्टैटिक रूम्स और स्लीपिंग बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है, और सेफ्टी के लिए हर स्टेशन के बेस के पास हट या एक छोटा सा स्टेशन भी बना होता है, जिसमें टेंट, गर्म कपड़े और महीने का एक्स्ट्रा राशन रखा होता है, ताकि अगर किसी इमरजेंसी में वहाँ के स्टेशन तबाह भी हो गए तो भी वहाँ काम करने वाले लोगों की जान बचाई जा सके। इनफैक्ट इन्हीं हट्स में रहते हुए साइंटिस्ट रिसर्च भी करते हैं, और कभी कभी खराब मौसम की वजह से उन्हें अपनी टीम के साथ हफ्तों तक इन्हीं हट्स में रहना पड़ता है। हाँ, ये बात और है कि अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम के तहत रिसर्च
रिसर्च के बाद सभी रिसर्च स्टेशन को डिसमेंटल करना जरूरी होता है। इसलिए सालों से खड़े कई स्टेशन को मजबूरी में सर्दियों में भी स्टाफ रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी कंट्री इन्हें डिसमेंटल करना, ट्रांसपोर्ट करना और सेटल करने का खर्च बार बार नहीं उठा सकता है। नंबर 3, लेकिन कैसे होती है यहाँ इनके खाने पीने की व्यवस्था? अब क्योंकि हम ये समझ गए हैं कि अंटार्कटिका पर गुजारा करना बिल्कुल भी इजी नहीं है, ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल रखना इन साइंटिस्ट के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना जरूरी इनके लिए रिसर्च कंडक्ट करना होता है। इसीलिए ये सभी साइंटिस्ट ऐसा खाना खाते हैं जिससे इनके शरीर में गर्माहट बनी रहे और इन्हें हर वक्त एनर्जी मिले, जिसका इंतजाम उनकी कंट्री करती है। पर इसमें ना ताज़ी सब्जियां शामिल होती हैं, ना ही ताज़े फल, ना अंडे, क्योंकि अंटार्कटिका पर ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग दोनों मुश्किल है। इसीलिए इन साइंटिस्ट और उनकी टीम के लिए साल भर का एक्स्ट्रा खाना वहां सर्दियों के शुरू होने से पहले ही भेज दिया जाता है और इन बेचारे साइंटिस्ट को ज्यादातर टाइम वही खाना पड़ता है जो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में उन्हें भेजा जाता है, जिसमें फ्रोजन या टाइम्ड फूड आइटम्स शामिल होते हैं, क्योंकि ऐसे फूड आइटम्स ही इतने लंबे समय तक टिक सकते हैं। हालांकि कुछ रिसर्च स्टेशंस अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर कुछ ताज़ी सब्जियां उगा लेते हैं और कभी कभी कुछ नहीं मिलने पर ये अपनी छुरी चाकू का इस्तेमाल से शिकार ढूंढ लाते हैं। लेकिन जल बिन तो जीवन अधूरा है और यहाँ तो बात खाने की हो रही है। ऊपर से इन साइंटिस्ट को खुद को हाइड्रेट भी रखना होता है। इसलिए आप ये भी जान लो कि पूरे अंटार्कटिका के बर्फ से कवर होने की वजह से पानी के लिए इन्हें बर्फ को पैराफिन स्टोव पर पिघलाना पड़ता है ताकि वो उसे यूज कर सकें। और साथ ही यहाँ के सभी स्टेशंस ने अंटार्कटिका की इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली टेक्निक्स को अपनाया है ताकि वहाँ की इकोलॉजी खराब ना हो। लेकिन एक ऐसी आइसोलेटेड जगह है जहाँ ना खाने का ठिकाना है और ना पीने का। हो सकता है ये जगह इंसानों के लिए कभी बनी ही ना हो। ऐसे में ये आखिर क्यों साइंटिस्ट अंटार्कटिका जाने के लिए इच्छुक रहते हैं? नंबर 4, साइंटिस्ट के जाने की वजह। अंटार्कटिका की दुर्गम स्थिति में अपनी जान को हथेली पर रखकर कोई यूं ही तो नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है, जैसे मरीज के लिए डॉक्टर्स की जरूरत होती है, वैसे ही नए नए रिसर्च के लिए साइंटिस्ट की जरूरत होती है। और इसी रिसर्च के सिलसिले में इन साइंटिस्ट को ऐसी दयनीय हालत में रहना पड़ता है, क्योंकि अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानों की बस्ती कभी भी नहीं रही है, जिसकी वजह से यहाँ का साइंस आज भी उतना ही प्योर और अनटच्ड है जितना इंसानों के एग्जिस्टेंस से पहले रहा होगा। ऐसे में इन साइंटिस्ट के लिए हमारा इतिहास जानना आसान हो जाता है। यही नहीं, अंटार्कटिका के साइंस ने दुनिया के कई ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज के राज को भी खोला है जिसका असर डायरेक्टली हमारी पृथ्वी पर पड़ रहा है। तभी तो 1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे BAS के साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका के ओजोन लेयर में हुए होल का सच सबके सामने लाया था, जिससे ये पता चला था कि होल मैन मेड केमिकल्स की वजह से हुआ है और इसका असर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पर दिखाई देने लगा है। इनफैक्ट BAS खुद ये कहती है कि अंटार्कटिका में साइंस दुनिया के किसी भी हिस्से से ज्यादा मीनिंगफुल है, क्योंकि यहाँ सब कुछ अनटच्ड है। ऐसे में एनवायरमेंटल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लेशन, सी लेवल का बढ़ना जैसी चीजों को पढ़ना और समझना अर्थ के फ्यूचर कंडीशन के लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और आसान हो जाता है। नंबर 5, पर क्या वाकई में फायदेमंद है अंटार्कटिका पर जाना? लेकिन किसी भी इंटरेस्टिंग चीज की कीमत हम अपनी जान से तो चुकाना नहीं चाहेंगे। हालांकि साइंटिस्ट के इन रिसर्च की कीमत हो सकता है हमें अपनी जान दांव पर लगाकर चुकानी पड़े, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो रिसर्च की वजह से सालों पुरानी बीमारी कभी वापस ही नहीं आती। और आप तो जानते ही हैं कि हम इंसान नेचर को बिना परेशान किए कहीं नहीं रहते। इसीलिए तो जो एंथ्रेक्स आज से 75 साल पहले एक रेनडियर को हुआ था और पर्माफ्रॉस्ट की वजह से बर्फ के नीचे दब गया था, उस एंथ्रेक्स ने 2016 में फिर से 20-25 लोगों को अस्पताल में एडमिट करवाते हुए दस्तक दी थी। यानी एक बात बिल्कुल साफ है कि हम इंसानों ने ना पृथ्वी को छोड़ा, ना स्पेस को, और ना ही अब इस पूरे और अनटच्ड अंटार्कटिका को, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ अपने साथ ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस का बस्ता लेके चलते हैं। लेकिन अंटार्कटिका की बात बिना बड़ी तबाही के अधूरी होती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ बर्फ के टुकड़े नहीं चट्टान होते हैं, जो अगर एक एक कर पिघलने लगे ना तो ये पूरी दुनिया में सैलाब ला सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने पर दुनिया भर के समुद्रों का सी लेवल 70 मीटर तक बढ़ जाएगा, और इस वजह से कोस्टल लाइन पर जितने भी शहर मौजूद हैं एक एक कर सब पानी में डूब जाएंगे। ऐसे में हमारा क्या होगा, क्योंकि हम तो ऐसे देश के वासी हैं जो 3 तरफ से ओशन से घिरा हुआ है, यानी हमारे डूबने के चांसेस और भी ज्यादा हाई हैं। पर ये बात और है
कि इसका ना साइंटिस्ट पर असर पड़ रहा है ना ही उनकी कंपनीज पर। इसीलिए तो ये जानते हुए भी कि अंटार्कटिका में बर्फ के पिघलने की वजह से सी लेवल हर साल 1/8 इंच बढ़ता जा रहा है, ये फिर भी रुक नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर इन्हें रुकना होता तो ये तभी रुक जाते जब 2019 में इटली का वेनिस 70% तक पानी में डूब गया था, और इसकी वजह थी अंटार्कटिका की बर्फ का पिघलकर वहाँ के कैनल के पानी में मिलना। और तो और इसका खामियाजा हमें भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बर्फ के पिघलने की वजह से इंडिया का कोस्ट लाइन भी 32% तक डूबने लगा है। अब जरा सोचो, अगर इसी तरह से अंटार्कटिका की बर्फ पिघलती रही तो हम बच के कहाँ जाएंगे? अगर इस बात का कोई जवाब है आपके पास तो हमें कमेंट में जरूर बताना। और हमारी बात से आपकी भी ट्यूबलाइट आज जली हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना कतई मत भूलना। बट आप तो जानते ही हैं, ऐसे ज्ञान की हमारे पास कोई कमी नहीं है, इसीलिए इसे हमेशा पाते रहने के लिए आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। जल्दी होगी अगली मुलाकात, तब तक जय हिंद।